जय हिंद साथियों मैं पिछले 3-4 दिन से अयोध्या, काशी, महाकुंभ, मेरठ की तीर्थ यात्रा पर था, इसलिए आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो सका, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो साथियों, आज को जो वीडियो है इसको बनाने का उद्देश्य है कि 7th CPC के दौरान जो विसंगतियाँ रह गई थी तो उनको दूर करने के लिए NCGSM की मीटिंग में एक पहला सुझाव था कि किसी भी प्रकार से उन विसंगतियों को दूर किया जाए, अन्यथा इन विसंगतियों के कारण ही बाद में जाकर के और काफ़ी समस्याएं और पेंशन में काफ़ी अंतर हो सकता है। तो उससे पहले जो है ये सुझाव था कि उससे पहले उनको दूर कर दिया जाए, ताकि 8वें पे कमीशन से पहले अगर विसंगतियों को दूर कर दिया जाएगा तो नहीं तो फिटमेंट फैक्टर जब लगेगा तो उसमें और अंतर आएगा और ORP का मकसद वो नहीं रहेगा जो कि 1 रैंक 1 पेंशन, क्योंकि जब अगली 4th ORP आएगी तो उसके अंदर तो और भी ज़्यादा अंतर हो जाएगा। इसलिए ये NCGSM की बैठक में श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये पॉइंट रखा था कि सबसे पहले इन विसंगतियों को दूर किया जाए। तो कौन कौन सी विसंगतियां हैं जो हमारे कमेंट्स के द्वारा जवान, सिपाही, हवलदार, नायक, जेशु साहिबान सभी की जो आई हैं, वो विसंगतियां मैं इस वीडियो में पूरी की पूरी विसंगतियां डिटेल में लिख करके आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें, और इसको ज़्यादा ज़्यादा मेरा मकसद है कि इस वीडियो के माध्यम से ये पॉइंट्स ऊपर तक पहुँचे, जहाँ तक पे कमीशन से या MOD तक, तो ताकि जो है सभी विसंगतियाँ दूर की जा सकें। तो यह पहला यही है कि 7th CPC की विसंगतियाँ दूर करने के सुझाव, विसंगतियाँ तथा दूर करने के सुझाव। विसंगतियाँ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पहला है कि पहली जो विसंगति है वो यही है कि भाई जो है सभी जेशोज को गजेटेड ऑफिसर की पे तथा पेंशन मिले। ये डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। रिटायरमेंट के बाद मिली और सभी को ऑर्डिनरी रैंक की पेंशन मिले, जैसे हवलदार, सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट सभी को मिले, ऑर्डिनरी कैप्टन। 2006 से पहले रिटायर होने वाले सिपाही, नायक, हवलदार को MSCP रैंक की पेंशन मिले, और 2016 के बाद रिटायर होने वाले 2016 से पहले रिटायर होने वाले एक्स ग्रुप को बाद में रिटायर होने वाले एक्स ग्रुप के बराबर पेंशन मिले। फैमिली पेंशन ESM के बराबर मिले। ये फैमिली का पॉइंट है, जिसने जितनी सर्विस की है उसकी उतनी पेंशन मिले। मान लो जो 24 साल हवलदार करके आया है तो उसको 20 साल के बराबर मिल रही है, तो उसको भी 24 साल के बराबर मिले। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में और एक बार में नहीं देख सकते, 2 बार में देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो आपकी सेवा में भेजता रहता हूँ। पिछले 3-4 दिन से मैं जो है तीर्थ यात्रा पे था, तो इसलिए मैं नहीं भेज पाया हूँ। तो मैं अभी डेली आपके पास भेजता रहता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखो यह है कि 10 फरवरी जो है 2025 को DOPT तथा NCGSM श्री शिव गोपाल मिश्रा जी तथा अन्य सदस्यों के मध्य मीटिंग हुई, जिसमें सुझाव मुख्य रूप से यही कहा गया कि 8th CPC से पहले सभी 7th CPC की विसंगतियों को दूर करना चाहिए तथा 8th CPC में फिटमेंट फैक्टर लगने से पेंशन का गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है, उन्होंने बताया कि वह जो 8th CPC के सुझावों से पहले जितने भी हमारी एनोमलीज हैं 7th CPC की, उनको पहले दूर किया जाए। तो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको अच्छी तरह से देख रहा हूँ अभी। तो देखो, इसका उद्देश्य यही है, 8वें वेतन आयोग की विसंगतियों एवं उनको दूर करने के सुझाव। नोट: इन विसंगतियों की जानकारी मुझे पूर्व सैनिकों के कमेंट्स के माध्यम से मिली है तथा दूर करने के विचार मुझे पूर्व सैनिकों की मांगों के तथा अपने विचारों से पता चला है। किसी की भावना को आहत करने का विचार से नहीं ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है। उद्देश्य क्या है
स्रोतों के माध्यम से समाधान निकालने वाली संस्थाओं जैसे पे कमीशन तथा रक्षा मंत्रालय तक इन विसंगतियों को पहुंचाना तथा उनका दूर करना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप इसको ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ताकि वहां पर पहुंच सके, और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। पहला पॉइंट है, तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सभी जेसीओज एवं समकक्ष रैंक, इक्विवेलेंट रैंक, जैसे नेवी में जेसीओ नहीं होते हैं तो उनके बराबर इक्विवेलेंट रैंक होते हैं, को गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी बी का वेतन तथा पेंशन लागू करना। सेना अधिनियम के अनुसार, मैं अधिनियम है वो इसमें वो नहीं मैं वो करना चाह रहा हूँ, कौन सा अधिनियम है, कौन सा पैराग्राफ है, कौन सा वो है, वो आप सबको पता है, क्योंकि सेना की सिक्योरिटी के बारे में वीडियो में कुछ भी नहीं लिखना चाहता हूँ। तो सेना अधिनियम के अनुसार जेसीओ एक राजपत्रित अधिकारी है जो कि गजेटेड ऑफिसर श्रेणी 2 में आता है। और आपको पता है कि जब जेसीओ बनता है, एक हवलदार से नायबदार बनता है, तो उसको जो है महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर की हुई एक सर्टिफिकेट मिलती है और गजट नोटिफिकेशन में उनका नाम निकलता है। तो और वो एक गजट ऑफिसर होता है, गजट ऑफिसर श्रेणी 2 में आता है। लेकिन 7 सीपीसी में के दौरान जेसीओ को पीबीओआर की श्रेणी में रख करके उनको एमएसपी केवल जवानों के बराबर 5200 रुपये ही दी गई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो है, परिणाम इसका निकला कि जो उसका जो जेसीओज का परिणाम यह हुआ कि जो जेसीओज का परिणाम ये निकला कि जेसीओज का वेतनमान उतने अनुपात में नहीं बढ़ पाया जितने अनुपात में बढ़ना चाहिए था, जिसके कारण 7 सीपीसी लागू होने के बाद पेंशन आने वाले सभी जेसीओज की पेंशन जो है पुराने पेंशन आए हुए जेसीओज के से कम होने लगी, तथा परिणाम ये हुआ कि ओआरपी 2 तथा ओआरपी 3 में जेसीओज एवं समकक्ष रैंक की पेंशन बढ़ने की अपेक्षा कम होने लगी। ओआरपी का उद्देश्य था कि पुराने जेसीओज की पेंशन को बढ़ाकर सेम रैंक सेम सर्विस के अनुसार सभी की पेंशन को नए जेसीओज के बराबर करना, क्योंकि समय परिवर्तन के अनुसार नए जेसीओज की पेंशन ज़्यादा होती थी। लेकिन ये उल्टा हो गया, नए जेसीओज की पेंशन बढ़ने की अपेक्षा कम हो गई और ओआरपी 2 तथा ओआरपी 3 में पेंशन आए जेसीओज की पेंशन को पुराने जेसीओज के बराबर करनी पड़ी, जिससे नए जेसीओज को भी काफ़ी वर्ष तक नुकसान उठाना पड़ा, तथा पुराने जेसीओज की पेंशन नहीं बढ़ने के कारण पूर्व सैनिकों तथा सेवारत सैनिकों के में असंतोष की भावना जन्म लेने लगी, क्योंकि सभी सैनिकों के मन में ये भावना रहती है कि मैं कम से कम जेसीओ बनकर रिटायर हो सकूं तथा ताकि मुझे अच्छी पेंशन मिल सके। प्रयास, अभी सेना के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि सेना अपने जेसीओज को 8वें वेतन आयोग के माध्यम से गजेटेड ऑफिसर का वेतनमान तथा पेंशन दिला सके। अब सुझाव क्या है? अगर 8वां वेतन आएगा ये मान लेता, 8वां वेतन आयोग ये मान लेता है, तो ओआरपी 4 में सेना के सिपाही से ऑर्डिनरी कैप्टन तक काफ़ी पेंशन बढ़ेगी, क्योंकि इससे सभी रैंकों का वेतन लेवल बढ़ जाएगा। जैसे सूबेदार मेजर जो अभी वेतन लेवल 8 में आता है 9 में पहुंच जाएगा, सूबेदार साहब जो 7 में आता है 8 में पहुंच जाएंगे, नायब सूबेदार साहब 6 में आते हैं 7 में पहुंच जाएंगे, हवलदार जो 5 में आते हैं 6 में पहुंच जाएंगे, नायक जो 4 में आते हैं 5 में पहुंच जाएंगे, तथा सिपाही वेतनमान 3 में आता है वो 4 में पहुंच जाएगा, जिससे सभी रैंक का वेतन तथा पेंशन बढ़ जाएगी, तथा सेना का मोराल भी ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का मोराल हाई करने का सबसे पहला जरिया फैक्टर जो है वो है अच्छा वेतन तथा पेंशन देना। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से ये बात 8 सीपीसी के पास पहुंचेगी तथा समाधान अवश्य निकलेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को किसी भी प्रकार से 8 सीपीसी तक या एमओडी तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि सभी का भला हो। नंबर 2 पॉइंट है जो है, दूसरा पॉइंट है, रिटायरमेंट के बाद मिले सभी ऑनरी रैंक्स की पेंशन लागू करना, क्योंकि आपको पता है कमेंट्स के माध्यम से सभी पूर्व सैनिकों का कहना है कि हमने पूरे सेवा काल के दौरान पूरी कर्तव्यनिष्ठता के साथ अपनी सेवा प्रदान की, तभी हमें ऑनरी रैंक
ऑर्डिनरी रैंक का सम्मान के रूप में मिल दिया गया, लेकिन उस रैंक की पेंशन नहीं दी गई। जैसे ऑर्डिनरी हवलदार है, ऑर्डिनरी सूबेदार है, ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर हैं, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन, सभी को पेंशन लागू करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि मान लो एक आदमी जनवरी 26 जनवरी को बनता है और 31 जनवरी को रिटायर हो जाता है, उसको पूरी पेंशन मिलती है। लेकिन उसके साथी अगर वो 31 दिसंबर को रिटायर हो गया या 31 जुलाई को रिटायर हो गया और 26 जनवरी या 15 अगस्त को उसको ऑर्डिनरी आई तो उसको पेंशन नहीं मिलती है, सिर्फ 10-15 दिन के कारण। तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इसको मिलने चाहिए, ये सभी का कहना है। अगला पॉइंट है 2006 से पहले के रिटायर हुए सभी सिपाही नायक हवलदार को एमएससी पे लागू करना चाहिए। क्योंकि ओआरओपी का मतलब यही था कि भाई चाहे पहले आया हो चाहे बाद में आया हो, सेम रैंक सेम सर्विस के अनुसार पेंशन लागू होनी चाहिए। तो 6 सीपीसी में सिपाही नायक हवलदार को एमएससी लागू नहीं की गई, लेकिन 2006 से पहले के सिपाही नायक हवलदार को नहीं लागू की गई, जिसके कारण 2006 से पहले और बाद के पेंशनर्स को में अंतर हो गया। सुझाव यह आया है कि 8वें वेतन आयोग में सभी को एमएसपी लागू करके इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए या पहले कर देना चाहिए, तभी सेम रैंक सेम सर्विस सेम पेंशन का सही उद्देश्य लागू होगा, वही ओआरपी का सही उद्देश्य सिद्ध होगा। अगला है पॉइंट 2016 से पहले और 2016 के बाद के रिटायर के एक्स ग्रुप का मामला। 2016 से पहले एक्स ग्रुप की ग्रेड पे 3200 रुपये थी, लेकिन 2016 के बाद एक्स ग्रुप की पे 6200 रुपये कर दी गई, जिसके कारण माननीय न्यायालय में भी कोई कोर्ट केस चला हुआ था तथा दोनों का पेंशन में अंतर हो गया, जिसकी वजह से ही ओआरओपी में अलग अलग टेबल नंबर 7, 8, 7, 8 बनाई गई। यह भी 8 सीपीसी में दूर करने वाली विसंगति है जो कि आसानी से दूर की जा सकती है। अगला है पॉइंट, जिस रैंक में जितनी सर्विस की है क्वालिफाइंग सर्विस उसके अनुसार पेंशन निर्धारित करना। बहुत से हवलदारों का कहना है कि हमने 24 वर्ष की सेवा की, लेकिन हमें पेंशन सिर्फ 20 साल के वाले हवलदारों के बराबर ही मिल रही है, तथा बहुत से सूबेदार मेजर का कहना है कि हमने 34 साल तक सेवा की, लेकिन हमें 30 साल सर्विस वाले सूबेदार मेजर से सिर्फ 125 रुपये अधिक मिलता है। सिपाही नायक की भी यही समस्या है कि जितनी सर्विस की है उसके अनुसार पेंशन नहीं मिल रही है। इसलिए ये सभी का 8 सीपीसी में यही अनुरोध है कि जिसके जितने लंबी सर्विस की है उसके अनुसार पेंशन मिलने चाहिए। अगला है फैमिली पेंशनर्स की मांग है कि हमें ईएसएम के बराबर फैमिली पेंशन मिलने चाहिए, क्योंकि बाद में हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है तथा पेंशन कम हो जाती है। सभी पूर्व सैनिकों के कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमारा भी इस वीडियो के माध्यम से ये पे कमीशन तथा एमओडी के से यही अनुरोध है कि उपरोक्त सभी विसंगतियों को पे कमीशन से पहले अथवा पे कमीशन के दौरान सभी विसंगतियां दूर की जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये अंतर और ना बढ़े और जो ओआरओपी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की है वो सही ढंग से लागू हो सके। तो साथियों, ये आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आप इस वीडियो में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।